अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़। मैं हूं हसन लियाकत। आज हमारे पास बड़े स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। पाकिस्तान की जानिब से ओडीआई क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट खेली, एक दराज कद के बॉलर थे और बड़ा लंबा कैरियर इनका हो सकता था, लेकिन वही बात है कि पाकिस्तान में बाज़ लोग आते हैं और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद तवज्जो नहीं देता और उसके बाद बहुत सारे लोग किस्सा पारीना बने, ये उनमें से एक हैं। लेकिन इन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी, बहुत सारी डिग्रीज भी की। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के दराज कद साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ खान साहब की। आज बीमार भी थे लेकिन फिर भी हमने इनको तंग किया। हमारे साथ मौजूद है रऊफ भाई। सबसे पहले आपको खुशामदीद कहता हूं, थैंक यू वेरी मच। और आज आप बीमारी की हालत में हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा रऊफ भाई, थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं स्ट्रेट अवे, क्योंकि पिछले काफी दिनों से मैं देख रहा हूं कि आप बड़े ब्लंट अंदाज में, वैसे तो आप काफी अरसे से करते हैं लेकिन आप काफी ब्लंट अंदाज में तमाम तर इश्यूज को जो है वो ट्विटर पे भी डिस्कस करते हैं, डिफरेंट टीवी चैनल्स पे भी हम देखते हैं। सबसे पहले अगर आ जाते हैं सलमान बट के इशू पे, तो इसके ऊपर आपकी एक बड़ी वायरल ट्वीट है जिसमें आपने कहा कि मैं बहुत रिग्रेट करता हूं कि मैंने एक ऐसी फील्ड चूज की जिसमें मैंने डिग्रीज की हैं स्पोर्ट्स के ऊपर, लेकिन अगर मैं कुछ फिक्सिंग की तरफ जाता तो शायद मुझे पीसीबी में बड़ा ओहदा मिलता। तो इस हवाले से आपका क्लियर कट स्टांस तो हमारे सामने मौजूद है, और ये क्यों है सर? देखिए, मैंने कोई एक स्पेसिफिक आदमी को मेंशन नहीं किया था इसमें, और ना ही मैंने किसी का नाम लिया था, बल्कि मैं एक ओवरऑल जो सिस्टम है हमारा और जिस सिस्टम्स में हमारे प्रॉब्लम आ रही है, मैंने उसको ओवरऑल एक डिस्कस किया था कि आप क्यों कंटिन्यूसली जो आप इलिटरेट लोग हैं या जो आप करप्शन में इन्वॉल्व लोग हैं, आप जस्टिस कयूम की रिपोर्ट पढ़कर देख लें। उसमें जितने किरदार थे सबको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जगह दी गई, और हालांकि उसमें क्लियर कट लिखा गया था, उस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था कि ये लोग हैं, ये इस डिस्गस्ट में इन्वॉल्व रहे और इनको किसी सूरत भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आला ओहदे नहीं देने चाहिए थे, मगर सबके सबको ऑब्लाइज किया गया। उसके बाद 2010 का एक स्कैंडल हुआ जिसमें एक पूरा ग्रुप आपका इन्वॉल्व था मजहर मजीद के साथ, और न्यूज ऑफ द वर्ल्ड की जो टॉप स्टोरी थी उसमें आया। उसके बाद प्रूवन हुआ, गिल्टी साबित हुए, उनको सजाएं दी गई, जो बाकी थे उन पे इन्वेस्टिगेशन हुई है। उनकी वजह से पूरा पाकिस्तान की जो क्रिकेट थी, पूरा पाकिस्तान का नाम बदनाम हुआ, पूरी दुनिया में बदनामी फैली, और उसके बाद फिर दोबारा उनको पाकिस्तान के सेटअप में लाया गया। अब बात यह है कि आपको ये जो पुराने जस्टिस कयूम रिपोर्ट वाले थे या 2010 की जो फिक्सिंग स्कैंडल था या उसके बाद जो भी हुआ, उनको लाकर पाकिस्तान क्रिकेट को आपको क्या फायदा हुआ? आपने कितनी नेकनामी कमा ली, या आपने कौन से एक पैरामीटर सेट कर दिए यंगस्टर्स के लिए, या आपने फिर उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट को या ग्रास रूट स्ट्रक्चर को आपको उसका क्या फायदा हुआ? बल्कि उल्टा नुकसान हुआ। आपने जो यंगस्टर्स थे उनके लिए भी एक राय खोल दी कि भाई आप मैच फिक्सिंग करें, आप करप्शन करें, आप जो मर्जी करें, मगर आप एजुकेशन की तरफ ना जाएं। अगर आप एजुकेशन की तरफ जाएंगे तो आपको अब्दुल रऊफ की तरह आपको एक मिसाल एग्जांपल सेट कर दी जाएगी, मिसाल बन दी जाएगी, बना दिया जाएगा। आपको ना कोई क्रिकेट बोर्ड में ओहदा दिया जाएगा, ना आपको अपॉइंटमेंट की जाएगी, ना आपको किसी आला दूसरे ओहदे पर बिठाया जाएगा, बल्कि आपको कॉर्नर कर दिया जाएगा। और इन्होंने एग्जाम्पल सेट कर दी वो जो नोटोरियस करेक्टर्स थे उनकी, कि अगर आप इनकी तरह करप्शन करेंगे, आप मैच फिक्सिंग करेंगे, आप सारा ये ब्लैक जो इवल्स हैं उसमें इन्वॉल्व होंगे, तो फिर आपको बड़े ओहदे भी दिए जाएंगे, आपको ऑब्लाइज भी किया जाएगा, और आपको मुख्तलिफ जो इनामो इकराम से भी नवाजा जाएगा। तो मेरा जो बेसिक जो स्टांस था वो इस चीज के खिलाफ था। रऊफ भाई, क्या आप समझते नहीं है कि सारे जो जस्टिस कयूम रिपोर्ट में जो लोग थे, जो मुर्द इल्ज़ाम ठहरे थे, वो सब अब किसी फ्रेंचाइज के प्रेसिडेंट हैं या किसी टीवी चैनल के प्रेसिडेंट हैं या फिर पीसीबी में उनकी लॉबीज हैं? और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उस वक्त भी हमने सलीम मलिक को ही मतलब एक ऐसी मिसाल बनाया कि जो अभी तक पीट रहे हैं कि मेरे ऊपर पाबंदी लगी हुई है, तायात पाबंदी है। और इस वक्त भी अगर तीन जो लड़के उनकी बात की जाए, आसिफ की, सलमान बट की और मोहम्मद आमिर की, आमिर को हम वापस लेके भी आए, इन एंड आउट भी रखा, अभी हफीज ने उनसे रब्ता भी किया, तो ये मिसाल भी हम कोई प्रेसिडेंट सारों के लिए सेट नहीं करते, एक दो को हम बस टारगेट कर देते हैं। बिल्कुल, और यही बात है कि जिसकी सिफारिश होती है, सिफारिश स्ट्रांग होती है, जिसके पीछे लॉबी स्ट्रांग होती है, तो आप उसके लिए राहें खुल जाती हैं, और जिसके पीछे लॉबी तकड़ी नहीं होती, जिसके पास स्ट्रांग लोग नहीं होते, बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं होती, उसके लिए सारी राहें बंद कर दी जाती हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड जो हमने अपने सेट किए हैं, ये आगे जाकर ये देखें, आज नहीं तो कल अब मेरे जैसे एक आध बंदा जो इस पे आवाज उठाता है या उठाता रहेगा, या पास्ट में 10-15 साल जो मैंने अपने 20 साल सेक्रीफाइस किए हैं क्रिकेट के, इस पे मेरा एक फर्म स्टैंड था कि मैं किसी करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, किसी टोली का हिस्सा नहीं बनूंगा, किसी लॉबी का हिस्सा नहीं बनूंगा, परफॉर्मेंस करूंगा और परफॉर्मेंस करके पाकिस्तान टीम में आऊंगा।
मगर उसमें भी मुझे शदीद निशाना बनाया गया और सिर्फ मैं वाहिद आदमी था जिसको कंप्लीटली नजरअंदाज कर दिया गया और उसको एक एग्जाम्पल बना दिया गया कि अगर आप सीधे रास्ते पर चलेंगे तो फिर आपको आपको ये चीज भुगतना पड़ेगी, आप किसी सेटअप में इन्वॉल्व नहीं हो सके हो गए ना पाकिस्तान के लिए लॉन्ग टर्म आप खेल सकेंगे। तो ये चीजें हैं कि जब आपके पास लॉबी स्ट्रांग हो आप सारा कुछ करके आ जाते हैं। कोई ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी जस्टिस कयूम अगर आप पूरा इंक्वायरी रिपोर्ट पढ़ें तो उसमें ये चीज वाज़ेह तौर पर मेंशन की गई थी कि उनकी सप्लीमेंट्री रिपोर्ट आना बाकी थी और सप्लीमेंट्री रिपोर्ट हर सूरत में पेश करना जरूरी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए उनकी, मगर ना उनकी रिपोर्ट पेश की गई और उसके बाद उनको बड़े बड़े ओहदों पर बहाल कर दिया गया। मेरी तरफ से चाहे वो कोई भी हो, मैं जितना बड़ा मर्जी नाम हो, मगर पाकिस्तान से बड़ा कोई बंदा पाकिस्तान से बड़ा नहीं है। जिसे पाकिस्तान की डिग्निटी को चैलेंज किया, जिसे पाकिस्तान को बदनाम किया, जिसे पाकिस्तान की इज्जत को नीलाम किया, पाकिस्तान को स्टेक पर लगाया, तो वो मेरा ख्याल में वो काबिल जुर्म है। उनका जुर्म किसी तौर पर भी रऊफ भाई माफी के समझते काबिल नहीं है कि समझते नहीं है कि अगर आप लॉबिंग का हिस्सा बन जाते तो मैं तो बड़ा गारंटेड हूं क्योंकि मैं बड़ा क्लोजली आपको फॉलो करता हूं। जिस तरह का आपका कद था, जिस तरह की आपकी सीम स्विंग थी, जिस तरह की आपकी वेरिएशंस थी, आप मेरा ख्याल है 100-150 ओडीआईज आराम से खेल जाते, 70-80 टेस्ट आराम से खेल जाते, लेकिन लॉबी का हिस्सा ना बन के बड़ा नुकसान किया अब्दुल रऊफ खान ने। देखिए शॉर्ट टर्म तो आप कह सकते हैं नुकसान, मगर लॉन्ग टर्म जाकर देखें एक ना एक दिन आएगा जब पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स हैं वो एग्जांपल उनके लिए वो लोग नहीं होंगे जो इवल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व रहे, बल्कि उनके लिए एग्जांपल हमारे जैसे लोग ही होंगे जिन्होंने अपना सेक्रीफाइस किया पूरा कैरियर और किसी ऐसी डिस्कस में इन्वॉल्व नहीं है। ना उन्होंने अपना वतन बेचा, ना उन्होंने अपनी धरती बेची, ना उन्होंने पाकिस्तान के स्टेट को नुकसान पहुंचाया, ना पाकिस्तान की डिग्निटी को चैलेंज किया। एक टाइम एक दिन साबित करेगा लाजमी कि हम अपने मैंने जो रास्ता चुना था वो दुरुस्त रास्ता था और मेरा ख्याल है कि यंगस्टर्स को भी मेरा ख्याल है कि इसी रास्ते पे ही चलना चाहिए। रऊफ भाई एक काउंटर नैरेटिव ये भी है कि सलमान बट ने सजा काट ली, उसके बाद उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल ली, लिस्ट ए की क्रिकेट खेल ली, तो क्यों नहीं वो पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व कर सकते। इवन उनके साथ अफगानिस्तान क्रिकेट भी राब्ते में है, फिर क्वालिफायर्स में आई थिंक एक दो टीम्स के वो बैटिंग कंसल्टेंट भी रह चुके। तो इस हवाले से बहुत सारे लोगों ने ट्रेंड्स भी बनाने की कोशिश की कि ऊपर वाला खुदा माफ कर देता है, नीचे वाले खुदा माफ नहीं करते। देखिए मैंने कभी देखे मैं आपने मेरा ट्वीट पढ़ लें या मेरी कोई भी स्टेटमेंट पढ़ लें, मैंने किसी एक आदमी को स्पेसिफिक किया ही नहीं है, ना मैंने किसी एक आदमी का नाम लेकर मेंशन किया। मैंने कहा कि जब आपने कोई एग्जांपल सेट करनी है तो फिर सबके ऊपर वो लागू होनी चाहिए, अगर नहीं करनी तो फिर किसी पर भी लागू नहीं होनी चाहिए। फिर इनके स्ट्रेस जो सा अगर वो जो फ्रेंचाइज के हेड बन सकते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बाकी लोग आ सकते हैं तो ये भी आ सकते हैं डेफिनेट, फिर तो राय सबके लिए खुली है। तो ये देखें कि मेरा देखें जो स्टांस है वो क्लियर है कि अगर आपने कोई भी चीज करनी है, अगर कोई प्रेसिडेंट सेट करना तो फिर सबके लिए एक होना चाहिए, फिर हर एक के लिए डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होने चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा थोड़ा सा अब आ जाते आगे, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू को हमने जान लिया। न्यू मैनेजमेंट आ चुकी है, ज़का अशरफ साहब ने कुछ नए लोग इंडक्ट किए हैं, पुराने लोगों को वापस भेज दिया या फिर अकेडमी में भेज दिया। इस न्यू मैनेजमेंट को कैसे देखते हैं और आपका तजुर्बा क्या कहता है, जितनी आपने क्रिकेट खेली है, जितनी आपके पास डिग्रीज हैं, कि ये न्यू मैनेजमेंट कितना अर्सा सस्टेन कर सकती है और कौमी टीम से रिजल्ट हमें उम्मीद रखने चाहिए? देखिए कौमी टीम से आप रिजल्ट उसी सूरत ले सकते हैं जब आपका डोमेस्टिक का ढांचा स्ट्रांग होगा, और जो डोमेस्टिक का ढांचा और स्ट्रक्चर उसी सूरत में स्ट्रांग होगा जब आपकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी होगी। लॉन्ग टर्म पॉलिसी उस वक्त होंगी जब आपके पास विजन होगा, और विजन आपके पास तब होगा जब आपके पास एजुकेशन आएगी। एजुकेशन के बगैर आप कोई विजन का आप किसी विजन पे काम नहीं कर सकते। एजुकेशन के बगैर आपके अंदर विजन आ ही नहीं सकता। और बदकिस्मती ये है कि पिछले एक साल से ये कमेटी खेलते जा रहे हैं और एक साल से कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चेयरमैन नहीं है, और ये जो मैनेजमेंट कमेटी आती है 3-3 4-4 महीने के लिए इनको oblige किया जाता है, पैसों का अंबार लगा हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और काफी अरसे से जब आपने देखा होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पैसा आया तो हर एक की यही कोशिश होती है कि वो उस सिस्टम के साथ किसी ना किसी सूरत इन्वॉल्व हो और अपने ही लोग लेकर आ जाए। तो इसी वजह से एक देखें कि हम नाम लेते हैं इंडिया का या ऑस्ट्रेलिया का या दूसरे क्रिकेट बोर्ड का, मगर उनके मुकाबले में हमने अपना जो डोमेस्टिक या ग्रास रूट स्ट्रक्चर है किस तरह स्ट्रॉन्ग किया है। इंडिया के आपने ग्राउंड देखे होंगे वर्ल्ड कप में, कोई ऐसा ग्राउंड मुझे बताएं कि जो एस्टेब्लिश ना हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुझे बताएं कोई एक ग्राउंड एस्टेब्लिश किया है, कोई आपका नीचे ग्रास रूट जो का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रांग हुआ, आपका नीचे किसी किस्म का कोई काम हुआ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, क्लब लेवल पर, या जो आपका जो एसोसिएशन लेवल पर, कॉलेज लेवल पर या यूनिवर्सिटीज लेवल पर कोई काम नहीं किया गया। जिसका मतलब है कि ये जितने भी लोग आते हैं सबके साथ पैसा कमाने के लिए आते हैं और अपनी दिहाड़ी लगाने आते हैं। शॉर्ट टर्म पॉलिसीज उनकी होती हैं, अपने लोगों को oblige किया जाता है, जत्थों के जत्थू आते हैं, ग्रोह के ग्रोह यहाँ पर आते हैं लूट मार करने के लिए और निकल जाते हैं। तो जब तक इसको
चेन नहीं दिया जाएगा, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की क्रिकेट आगे नहीं जा सकती। सर 40+ आप भी हो चुके हैं, और क्या समझते हैं कि नियर फ्यूचर में कोई ऐसा सेटअप आएगा जो पढ़े लिखे क्रिकेटर्स को, जिन क्रिकेटर्स ने डिग्रीज की हैं, जो क्रिकेटर्स सिंसियर हैं, उनको सिस्टम में लाया जाएगा? क्योंकि मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की आवाम नाराज जरूर होगी, लेकिन मैंने जो हालिया वर्ल्ड कप देखा है इंडिया का, आप इंडिया के ग्राउंड देखें, वहां का स्ट्रक्चर देखें, फिर हम मुकाबले उनके साथ करते हैं, और आप अपने ग्राउंड्स देख लें, 4 ग्राउंड हैं, वो भी ठीक तरह से, हमारे पास उस तरह की फैसिलिटीज नहीं है। तो मसला तो यही है कि जो लोग आते हैं बस अपनी दिहाड़ी के चक्कर में होते हैं, 25 लाख एक लेता है, 30 लाख एक लेता है, फिर 6 महीने बाद जी हम जाएंगे तो हम 3 करोड़ रुपया लेंगे। तो इस तरह तो सिर्फ पैसों की रेल बेल है। जी बिल्कुल ठीक है यार, मेरा ख्याल है कि ना तो आप इंडिया के साथ अपना कंपैरिजन कर सकते हैं और ना ही मुवाजना दुरुस्त है, क्योंकि वो अपनी क्रिकेट को बहुत ज्यादा ऊपर लेकर चले गए हैं और उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम किया वो आउटस्टैंडिंग है। आप उनकी जो नेशनल एकेडमी देख लें, हाई परफॉर्मेंस सेंटर देख लें, जो उनके काबिल विजनरी और डिग्री होल्डर लोग थे, जो हाईली एजुकेटेड थे, जो साफ करेक्टर के लोग थे, राहुल द्रविड़ और लक्ष्मण जैसे, उनको उन्होंने वहां पर अपॉइंट किया। और उसके बाद यहाँ पर हमारे देखें कि सब हर जगह पे करप्शन है, नीचे से ऊपर तक। आपका कोई ग्राउंड डेवलप नहीं हुआ, अपना कोई क्लब डेवलप नहीं हुआ, आपने कोई रेगुलाइज नहीं किया, किसी सिस्टम नहीं बनाया, आपका जो रीजनल सेटअप है वो उसका बिल्कुल बेड़ा गर्क हो चुका है। वहां पर इतने बौंदे अंदाज से सियासत की जा रही है कि आपकी सोच भी पहुंच नहीं सकती है। जो भी कोई आता है वो उसकी कोशिश होती है कि वो यहाँ से वोट लेकर चेयरमैन मुंतखब हो जाए, मगर फिर उसका परसाने हाल कोई नहीं होता। उसके बाद सिफारिश है, करप्शन है और बेतहाशा बुरे हालात हैं। उसको मेरा ख्याल है कि काउंटर करना बहुत जरूरी है। जब तक आप अपने अंदर आपकी बुराइयां उनको काउंटर नहीं करेंगे, उस वक्त तक मेरा ख्याल है कि हमें नाम भी नहीं लेना चाहिए किसी दूसरे क्रिकेट बोर्ड के साथ मुआवजे। ठीक है रऊफ भाई, आप हमारे साथ रहिएगा। ख्वातीन हज़रात, अब्दुल रऊफ खान साहब पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। जी तो वेलकम बैक। स्ट्रेट अवे में जाऊंगा अब्दुल रऊफ खान साहब के पास। मुझे ये बताइएगा कि मैंने आपका एक ज़बरदस्त व्लॉग देखा जो कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे था, नसीम शाह के हवाले से, और आपने जितना खूबसूरती से उसको एक्सप्लेन किया, मुझे आप क्रिकेटर्स कम और डॉक्टर ज़्यादा लग रहे थे। और नसीम शाह की अब वापसी, आज वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो क्या वही नसीम शाह हमें वापस मिल सकते हैं, या फिर शाहीन शाह अफरीदी की तरह कम पेस वाला नसीम शाह होगा और फिर तनकीद स्टार्ट हो जाएगी, वो वेरिएशंस नहीं होंगी? देखिए, वो आपको इसलिए लग रहा था, एक तो मेरा 25-30 साल का बॉलिंग का एक्सपीरियंस है, और दूसरा उसके बाद मैंने डिग्री की थी स्पोर्ट्स साइंसेज में, एमफिल किया था, और उसके बाद मैंने रिसर्च की थी फास्ट बॉलिंग के ऊपर। इसलिए मुझे एग्जैक्टली पता था कि जो फास्ट बॉलर्स होते हैं उनके क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके कौन से मसल्स में इंजरी होती है। फिर जब एक मसल में इंजरी होती है तो फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप जो दूसरा आपका बॉडी पार्ट होता है उस पर जब आप एक्स्ट्रा लोड डालते हैं तो वो इंजर्ड हो जाता है। फिर जब आपका जो मेजर बॉडी पार्ट जब इंजर्ड होता है, उस पर आप ज्यादा लोड डालते हैं, तो उसके बाद फिर आपका जो आपके पूरा जो एक्शन है, जो बॉडी मैकेनिक्स है, वो बुरी तरह फिर सफर करना शुरू हो जाते हैं, और आप अपना प्रामना, स्टैमिना या रिदम वो वापस हासिल करने में नाकाम हो जाते हैं। तो यही नसीम शाह के केस में था, क्योंकि यंगस्टर्स होते हैं, इनकी कोशिश होती है 19, 20, 21 साल की एज में कि वो जिस तरह की उनकी क्रिकेट मिलती जाए वो खेलते चले जाएं। वो छोटी सी, अगर आप स्पेशलाइज्ड उनके पास 7 कोचेस वगैरह या मेडिकल पैनल हायर करेंगे, तो वो जो छोटी सी उनको निगलिंग वगैरह होती है, वो अगर अर्ली स्टेज पे उनको बैलेंस कर ले, अगर देखें कि मेरे जैसा कोई बंदा होगा, उसको पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि इसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर उसका वो प्रॉपरली उसको केयर करके और उसको रेस्ट देगा और लंबी जो इंजरी है उससे उसको बचा लेगा। मगर नसीम शाह के, शाहीन शाह के, आरिस रऊफ के केसेस में इस तरह नहीं हुआ, और बदकिस्मती से हम वर्ल्ड कप और एशिया कप से भी बाहर हुए, और हमारी फास्ट बॉलिंग ने भी काफी ज्यादा सफर किया। अब मुझे नसीम शाह का तो जो वापसी है, देखेंगे वो शोल्डर से बॉलिंग करता है, मगर अब उसके बाद जो उसकी बाकी जो एंगल्स हैं बॉडी के, उनमें भी प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि जब जो कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा जो शोल्डर से लोड अपने दूसरे मसल्स पर, तो वो मसल्स अगर जब तक प्रॉपरली अलाइनमेंट नहीं होंगे, उन पर जब एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा तो वो भी फिर सफर करना शुरू हो जाएंगे। तो मैंने इसलिए एक अपना जो तफज़ात का इज़हार अच्छा, किया जो बॉलर शोल्डर से, रऊफ भाई सॉरी टू कट यू, जो बॉलर शोल्डर से जोर लगाते हैं, शोल्डर से पेस निकालने की कोशिश करते हैं, क्या वो बाद में अपने आप को बैक पे अपना पेस शिफ्ट करने की कोशिश करें तो कामयाब होते हैं, या फिर मुश्किलात होती हैं?
देखिए, अगर उनकी बैक और जो जो फ्रंट फुट अलाइनमेंट है, रिट्रैक्शन होती है फ्रंट लेग की, अगर वो बैलेंस ना हो तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर वो उनके एंगल बिल्कुल सीधे कर दिए जाएं और उन पे फिर लोड शिफ्ट हो जाए तो फिर उसके बाद काफी ज्यादा बेहतर हो जाती है। वो पहले से भी बेहतर बॉलिंग कर सकते हैं अगर उनकी प्रॉपर अलाइनमेंट कर दी जाए, मगर अभी तक मेरे ख्याल में उनकी अलाइनमेंट नहीं की गई। और मैं आपको शाहीन अफरीदी का भी मैं आपको इससे पहले ही बता देता हूं कि शाहीन अफरीदी भी ऑस्ट्रेलिया के टूर में सफर करेंगे, क्योंकि उनको भी अर्ली वापस लाया गया है इंजरी के बाद। जब उनका लेगामेंट इंजर्ड हुआ था तो उसके बाद जब उनका क्रिकेट कैरियर शुरू किया गया था टू अर्ली था। जैसे जो उनका जो फ्रंट नी है वो भी कोलैप्स होना शुरू हो गया, और बेसिकली वो नी डोमिनेट बॉलर थे जो शाहीन अफरीदी हैं। तो जब नी डोमिनेट बॉलर होता है उसको आप वो अपनी जो रिट्रैक्शन होती है फ्रंट लेग की, सारी उसकी बॉलिंग का दारोमदार उस पर होता है। तो अब वो थोड़ी सी इनकी कोलैप्स हो रही है और ये बॉडी से बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, बॉडी के जो बाकी मसल्स हैं उनको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें ये होता है कि जब आपकी हाइट 6'3", 6'4", 6'5" हो और आप बॉडी से स्ट्रगल करने की कोशिश करें, बजाय कि जो आपकी एक अल्लाह ताला ने नेचुरल चीज दी होती है गिफ्टेड, तो उसकी बजाय दूसरे पार्ट से वेट की शिफ्ट करना शुरू हो जाए तो फिर आप स्पीड इंक्रीज नहीं करते, बल्कि आपकी एक तो स्पीड डिक्रीज हो जाती है और उसके बाद फिर आप आस्ता आस्ता ग्रेजुअली आपका फिटनेस इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा सेंसिटिव शाहीन अफरीदी होंगे ऑस्ट्रेलियन टूर में। रऊफ भाई, मुझे ये बताइए कि कम टू द कंक्लूजन कि जिस जमाने में आपने क्रिकेट खेली या थोड़ा सा उससे 5-6 साल पीछे चले जाइए, एक बॉलर इंजर होता था उसी कैलिबर के 6-6, 7-7 बॉलर पीछे मौजूद होते थे, एक फेल होता था दूसरा आ जाता था। लेकिन इस वर्ल्ड कप में हमने देखा और पिछले 3-4 साल में देखा कि जो हम पेस बैटरी करते हैं वो पेसर्स कहाँ गए हैं। आप देख लिए, मैं मीर हमजा का या अरशद इकबाल का नाम इस वजह से ले रहा हूं कि वो हमारे डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर हैं, लेकिन उनका पेस आपके सामने है, तो हम रिलाय भी नहीं कर सकते ना कि आउट ऑफ नोवेयर एक बंदा आ जाता है पीएसएल में परफॉर्म करके, अगले 2 महीने में देखते हैं वो पाकिस्तान खेल रहा है। मतलब ये बॉलर्स की फैक्ट्री थी पाकिस्तान, ये बॉलर्स चले कहां गए? देखिए, बेसिकली जो हमारा आपने जो उसी एरे की जिक्र किया उसमें यह था कि उसमें सिर्फ टेस्ट क्रिकेट वगैरह होती थी, लॉन्ग फॉर्मेट की क्रिकेट। तो उसमें हमें पता था कि हमने कम्पीट करना वसीम अकरम को, वकार यूनुस को, और वो दुनिया के बेस्ट बॉलर थे उस वक्त। तो हमें भी पता था कि टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी और हम एग्जैक्टली पूरा दिन भी बॉलिंग कर सकते थे और एक लंबी लाइन थी पेस बॉलर की और उनकी फिटनेस भी बेमिसाल थी। मगर विद द पैसेज ऑफ द टाइम जब T20 शुरू हुआ तो उसमें हमने जो टेस्ट क्रिकेट थे या लॉन्ग फॉर्मेट थे उनको यकसर नजरअंदाज कर दिया। जब हमने उनको नजरअंदाज किया तो हमारी जो सारी अटेंशन थी वो डाइवर्ट हो गई शॉर्ट फॉर्मेट पे। अब हमारे पास शॉर्ट फॉर्मेट के बॉलर तो आए, मगर उनके जो बायोमैकेनिक्स थे और जो उनके अलाइनमेंट थी बॉडी की, वो जो इंटरनेशनल जो लॉन्ग फॉर्मेट थे उसके साथ मेल नहीं करती थी, जिस वजह से हमें सफर करना पड़ा। और उसके बाद जो हमारा कोचिंग स्टाफ था, आपके पास एक लॉट तो आती थी बॉलर्स की, क्योंकि जब तक टेबल क्रिकेट होती रहेगी आपके पास बॉलर्स आते रहेंगे, मगर वो सारे के सारे इसलिए जाया हो गया कि आपके पास इन एलिजिबल और इनकम्पिटेंट किस्म के लोग आपने सिफारशी बॉलिंग कोचेस हायर किए थे, ना उनकी एजुकेशन थी, ना उनका क्रिकेट का एक्सपीरियंस था और ना ही उनके पास कोई मेडिकल एक्सपीरियंस था कि वो उनको प्रॉपरली ट्रीट करते या गाइड करते। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि आपको ये सफर। अच्छा, ये इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है सर? इससे पहले कि मैं आपको, क्योंकि प्रोग्राम के आखिरी वक्त चल रहा है, कि हम ऑस्ट्रेलिया के टूर के ऊपर आपसे बात करें, मुझे ये बताएं कि ये जो क्रिकेट में इतनी तनज़ली आई है इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? सिस्टम हम बना नहीं सकते, चेयरमैन हम हर 3 महीने बाद चेंज कर देते हैं। अब फैब में हमें ये पता नहीं है कि ज़का साहब रहेंगे नहीं रहेंगे, अगला जो चेयरमैन आएगा उसका ये नहीं पता होता कि 3 महीने वो रहेगा या नहीं। मैनेजमेंट का भी ये हाल है। मेरा ख्याल है कि उसका जो सोल रिस्पॉन्सिबल आपका चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ही होता है, क्योंकि वही आता है और वही इनकम्पिटेंट लोगों को भर्ती करता है और उनको आगे पता ही नहीं होता। उसके बाद ये क्या करते हैं कि जो सारा वेट होते हैं 1-2 टेस्ट क्रिकेटर, जिस तरह एहसान मानी आया था तो उसने मिसबा को सारा कुछ ही दे दिया था, हेड कोच भी बना दिया, मैनेजर डोमेस्टिक का इंचार्ज भी, सारा कुछ। तो मैंने कहा था कि ये बहुत ही रॉन्ग चॉइस है। उसके बाद अब ये ज़का अशरफ आया तो इसने वो हफीज को सारा कुछ बना दिया, आल इन ऑल डोमेस्टिक भी वही कर रहा है, इंटरनेशनल भी वही, टीम डायरेक्टर भी वही, हेड कोच भी वही है। तो इस तरीके से आप सिस्टम को चला नहीं सकते। आपको अहल और काबिल लोगों को मेरिट पर लाना पड़ेगा और तैनातियां मेरिट पर करनी पड़ेंगी जो इस काबिल है। आप किसी के भाई को, किसी के रिश्तेदार को, अपने दोस्तों को जब तक ओब्लाइज करते रहेंगे तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट है या स्पोर्ट्स है वो कहीं भी नहीं खड़ी होगी। ठीक हो गया। अच्छा सर, आखिर में आपसे बात करना चाहूँगा ऑस्ट्रेलिया के टूर के हवाले से। 1995 में आखिरी दफ़ा हम वहाँ पे टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हुए। इस दफ़ा फिर एक टीम ऐसी गई है कि जिससे में बहुत सारे नया टैलेंट मौजूद है और एक शाहीन शाह अफरीदी पे हम बहुत ज़्यादा तकिया कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइएगा कि कुछ रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में और क्या पाकिस्तान कोई नई हिस्ट्री बनाने में कामयाब होगा?
देखिए मेरा ख्याल है कि रिजल्ट तो बॉलर ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इस टूर में ऐसा कोई बॉलर है नहीं पाकिस्तान के पास कि जो टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे, क्योंकि जब तक आपके पास एक फाइन बॉलिंग जो अटैक है वो नहीं होगा, और जो टेस्ट क्रिकेट की जो वर्क लोड है जो उसका उसको बर्दाश्त कर सके या उसको मैनेज कर सके, उस वक्त तक बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए टेस्ट मैच जीतना। दूसरी जानब ऑस्ट्रेलिया देखें कि उनके पास जो उनका बॉलिंग अटैक है बहुत ही स्ट्रांग है, उसके पास स्टार्क हैं, उसके पास हैजलवुड हैं, उसके पास कमिंस हैं, और उसके पास एक दो और दूसरे अच्छे बॉलर्स हैं, बोलैंड वगैरह, जो कि उनको रिप्लेस करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हमारा जो सारे का सारा डिपेंडेंट हम होंगे वो शाहीन अफरीदी पर होंगे, मगर वो भी काफी इंजरी के बाद से वो भी लॉन्ग फॉर्मेट में सफर कर रहे हैं। आप उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, क्योंकि मेरा ख्याल है कि वो उनको दोबारा स्ट्रगल करना पड़ेगा इसी ऑस्ट्रेलिया टूर में ही। अगर वो तीन टेस्ट मैचेस खेले तो वो जिस तरीके से और जिस एक्शन से अभी वो बॉलिंग कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो भी स्ट्रगल करेंगे, और उनके अलावा पाकिस्तान के पास ऐसा कोई बॉलर नहीं है जो कि पाकिस्तान को टेस्ट। अच्छा, शाहीन को ऑस्ट्रेलियन कंडीशन सूट नहीं करेंगी रऊफ भाई? देखिए सूट अगर वो फिट होते हैं, इंजरी से पहले वाला शाहीन होता तो बहुत ज्यादा उनको जो कंडीशन थी वो फेवर करती और सूट करती, मगर इंजरी के बाद से अब वो जो उनकी टांग भी कोलैप्स हो रही है, उसके बाद जो उनकी फ्रंट लेग रिट्रैक्शन है, मुझे सबसे ज्यादा उसमें प्रॉब्लम नजर आ रही है, और उसकी वजह से वो अपना जो बाकी बॉडी पार्ट्स में वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तेज भाग के बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये टेस्ट क्रिकेट को या लॉन्ग फॉर्मेट को ये वाला स्टाइल सूट नहीं करेगा, और ना ही वो दोबारा 145 वाली पेस को हासिल कर सकते हैं। अच्छा रऊफ भाई, आखिर में मुझे बताइएगा कि अगर शाहीन की बात कर ली जाए, आपने देखा होगा कि अभी आज वाला मैच वो नहीं खेले जो आजकल मैच चल रहा है, लेकिन आगे वो तीनों मैच खेलेंगे, उसके बाद न्यूजीलैंड में वो T20 में पाकिस्तान की क़यादत करेंगे। ये तीनों मैच खेल के सस्टेन करना, फिर न्यूजीलैंड में क़यादत करना, मुझे तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि अगर तीनों मैच वो खेले, एक दिन में उन्होंने 15-20 ओवर्स करवाए, तो कोई नया कट्टा भी खुल सकता है। बिल्कुल होगा, और जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 3 टेस्ट मैच मेरा ख्याल है कि, और लंबी क्रिकेट, और ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा लंबा उनको ग्राउंड में रहना पड़ेगा, बॉलिंग करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, तो उसमें मुश्किल हो जाएगा उनके लिए डेफिनेट। आपने और नए जो बॉलर्स हैं सर, खुरम शहजाद, अवाम को तो इनका नहीं पता, हम तो फॉलो करते हैं। खुरम शहजाद हो गए, फिर मीर हमजा हो गए, और आमिर जमाल एक ऐसा बॉलर है कि जिसको मैं समझता हूँ कि हम अगर प्रॉपरली यूटिलाइज करें, और जिस तरह आपने पहले टेक्निकलिटीज बताई, तो वो काफी लंबे अरसे तक एज ए ऑलराउंडर भी पाकिस्तान को सर्व कर सकता है। इन तीनों में से किसको मौका देना चाहिए, और कौन आपको फ्यूचर लग रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? देखिए अमीर हमजा ही इनमें आप बेहतर कह सकते हैं, क्योंकि वही लॉन्ग फॉर्मेट में खेले हुए हैं, काउंटी भी कंसिस्टेंटली खेल रहे हैं, कंटिन्यूसली खेल रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल रहे हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं। मगर प्रॉब्लम उनका भी यही है कि एक तो उनको बहुत लेट कर दिया गया, 6 या 7 साल उनके जाया किए गए हैं। उसके बाद उनको लाया गया कि 6-7 साल में एक तो उनकी पेस कट ऑफ होगी, या दूसरा उनके भी एक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम, क्योंकि डेफिनेट जब इतना लंबा फर्स्ट क्लास खेलेगा एक बॉलर, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम उनके एक्शन में भी आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अब शाहीन के अलावा मेरा ख्याल है कि सिर्फ अमीर हमजा ऐसे के जो थोड़ा सा वहां पर सरवाइव कर सकते हैं। ठीक हो गया रऊफ भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने बीमारी में भी हमें टाइम दिया, अल्लाह ताला आपको जल्द सेहत याब करे। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ खान साहब, जो कि अपने दबंग अंदाज में तज्जिया किया। हमने न्यू मैनेजमेंट के हवाले से उनसे पूछा, फिर सलमान बट के इशू पे भी उनसे गपशप हुई कि ये क्या माजरा चल रहा है, और फिर पाकिस्तान की बॉलिंग को भी डिस्कस किया गया, और लाजमी तौर पर उनके पास डिग्रीज भी, और पाकिस्तान के लिए काफ़ी अच्छी क्रिकेट भी खेली है, एक लंबे अरसे तक डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलते रहे, और आज बड़े तसल्ली बख्श जवाब दिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे नाजरीन ने भी रऊफ साहब के जो जवाबात हैं उनको पसंद किया होगा। ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम से इतना, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। मुझे और मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।